हेलो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 6 निर्देशांक ज्यामिति का छठवां पार्ट। हमने इसके पिछले पार्ट में आपको ये सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाया था। सेक्शन फॉर्मूले में हमने आपको बताया था कि यदि कोई पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट ए है जिसके ए के पॉइंट x1 y1 है और बी के पॉइंट x2 y2 है और इस पे एक कोई पॉइंट P है जो इसको इंटरनली m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो P के पॉइंट P के वर्टेक्स x इक्वल टू इस फॉर्मूले से निकलेंगे। ये आपको कल हमने बताया था। आपको इंटरनली डिवीजन करने वाले हमने फॉर्मूले को पॉइंट बताए थे, पॉइंट के फॉर्मूले बताए थे। ए भी एक लाइन सेगमेंट है, हमने कल बोला था। ए के वर्टेक्स x1 y1 होंगे, बी के भी दिए होंगे आपको m/n दे दिया होगा। तो P पॉइंट के वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे? P पॉइंट के वर्टेक्स फाइंड करने के लिए आपको ये हमने सेक्शन फॉर्मूला समझाया था। सेक्शन फॉर्मूला ये आपको हमने बताया था कि ये Pm/n के रेशियो में जो AB है उसको सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा था। आज हम आपको ये प्रूफ करके, कल हमने बोला था कि चूंकि टाइम कम था इसलिए हमने कहा था हम ये लास्ट में प्रूफ करेंगे। लास्ट में प्रूफ करेंगे क्योंकि इसके प्रूविंग में आपको सिमिलरिटी सीखना होगी। आप सिमिलरिटी भूल गए होंगे। आपने कन्ग्रुएंसी तो पढ़ी है, याद है ना आपने? ये हम आपको मिटाए दे रहे हैं और थोड़ा सा कन्ग्रुएंसी समझाएंगे। हमने आपको कन्ग्रुएंसी मतलब सर्वांग समता। हमने बोला था कि ABC और PQR दो ट्राइंगल हैं, ये कन्ग्रुएंट तब होंगे। कन्ग्रुएंसी समझा रहे हैं अभी हम सर्वांग समता सिखा रहे हैं कि दो ट्राइंगल कैसे सर्वांग सम होते हैं, कैसे कन्ग्रुएंट होते हैं दो ट्राइंगल। कन्ग्रुएंट माने सर्वांग सम। देखिए, फर्स्ट कंडीशन है दो ट्राइंगल को कन्ग्रुएंट होने की। फर्स्ट कंडीशन ये है कि यदि ये साइड इस साइड के इक्वल हो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो, तो ये दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट होंगे। यदि एक ट्राइंगल की दो साइड दूसरे ट्राइंगल की करेस्पॉन्डिंग टू साइड के इक्वल हो और जो साइड आपने इक्वल की है ना, उनके जो बीच का एंगल है ना वो भी इक्वल हो, तब आपने बोला था ये कन्ग्रुएंट होंगे। इसको आप SAS के नाम से जानते थे। SAS, साइड एंगल साइड, याद है ना? कन्ग्रुएंसी का कौन सा नियम है? ये SAS। हमने आपको कन्ग्रुएंसी की आपने सेकंड मेथड बताया था हमने कि यदि किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हों, ये इसके इक्वल है, ये इसको इक्वल है, और कोई भी एक एंगल इस ट्राइंगल के दूसरे एंगल के इक्वल हो, तो भी ये कन्ग्रुएंट होते हैं। ये साइड इसके इक्वल, इस ट्राइंगल की दो साइड इसकी दो साइड के इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो, ठीक है, तो इसको भी आप एक एंगल नहीं, आपने गलत बोल दिया, ये गलत हो गया। कोई भी दो एंगल इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो, धोखे से हो गया। कोई भी दो एंगल इक्वल हो, इस ट्राइंगल के कोई भी जो एंगल है ये और ये इसके इक्वल है और एक साइड इक्वल हो, तो अभी कन्ग्रुएंट होते हैं। ये आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। तीसरा हमने आपको कन्ग्रुएंसी सिखाया था, ये साइड इसके इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल हो और ये साइड इसके इक्वल हो, तो अभी कन्ग्रुएंट होंगे। यदि किसी ट्राइंगल की तीनों साइड इसकी तीनों साइड के इक्वल हो, तो अभी ट्राइंगल कन्ग्रुएंट होते हैं। हमने आपको तीसरा टाइप सिखाया था
चौथा टाइप कि राइट एंगल ट्राइंगल में यदि दो ट्राइंगल राइट एंगल हो, उनका हाइपोटेनियस इक्वल हो और एक कोई साइड इक्वल हो, तो भी ये कन्ग्रुएंट होते हैं। समझ में आया ना? ये हैं आपको 4 कंडीशन, आपने 9th में हमने आपको सिखाई थी, थोड़ा सा ध्यान करवा दिया, इसलिए इसका कोई अभी महत्व नहीं है। लेकिन चूंकि हमने आपको ट्राइंगल की कन्ग्रुएंसी सिखाई है, अब हम आपको सिमिलरिटी बताना चाहते हैं। सिमिलरिटी क्या कहलाती है वो देखिए। अभी हम कन्ग्रुएंसी एक अलग चीज है, सिमिलरिटी क्या कह रहा है? समरूप। सिमिलरिटी माने समरूपता। यहां देखिए, यदि एक ट्राइंगल का, देखिए सिमिलर, सिमिलर माने कन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलरिटी अलग होती है, कन्ग्रुएंसी अलग होती है। यदि किसी ट्राइंगल का ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के इसके इक्वल हो, ठीक है, तो ये सिमिलर ट्राइंगल कहलाते हैं। यदि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल, तीनों क्या, अब 2 एंगल इक्वल हो जाएंगे तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। यदि एक ट्राइंगल के जो 2 एंगल हैं दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल के इक्वल हो जाएंगे तो वो तो अपने आप सिमिलर हो जाएगा ना, थर्ड तो अपने आप हो जाता। जैसे देखिए, एक ट्राइंगल है, एक ये है, इसका ये 60, इसका ये 60, ठीक, बताइए इसका ये 30, इसका ये 30 हो गया, तो बताइए ये इसका ये वाला कौन कितना कहलाएगा? 90 कहलाएगा कि नहीं? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता कि नहीं? आपने इसको 60 कह दिया, इसको 30 कह दिया, ये 90 नहीं हो जाएगा। इसको आपने 30, जब 2 एंगल्स आर इक्वल, यदि किसी जो ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल है, इनके अगर 2 एंगल इक्वल हो जाए तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। समझ में आई ना? तो कुल मिला के यदि आपको 2 ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना हो, यदि आपको 2 ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ, तो हम आपको एक मेथड बताएंगे अभी। यदि आपको 2 ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करना हो तो आप पहले ट्राइंगल के 2 एंगल दूसरे भी सेकंड वाले ट्राइंगल के 2 एंगल के इक्वल कर दीजिए, हम सिमिलर ट्राइंगल मान लेंगे। क्या? यदि आपको इन 2 ट्राइंगल को सिमिलर करना हो तो मात्र इसका ये एंगल इसके इक्वल कर दीजिए, ये वाला इसके इक्वल कर दीजिए, हो गया। इसके कोई भी 2 एंगल इसके 2 एंगल के इक्वल हों, बस सिमिलर हो जाते हैं। कन्ग्रुएंसी का साइन ये होता, देखिए, और सिमिलर का साइन ये होता। ये सिमिलरिटी का साइन है, समरूपता, ये सर्वांग समता का साइन था, याद है ना? सर्वांग समता कैसे होती है हमने आपको बताया। सिमिलरिटी क्या होती है? आपको यदि 2 ट्राइंगल सिमिलर करना हो तो कुछ नहीं करिए, इसके कोई भी 2 एंगल इसके 2 एंगल के इक्वल कर दीजिए, हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? इसके कोई भी 2 एंगल इसके 2 एंगल के इक्वल कर दीजिए, ये आपके सिमिलरिटी कहलाती। ठीक है, हमने मान लिया कि इसके 2 एंगल इसके 2 एंगल के इक्वल है, इसके कोई भी 2 एंगल इसके 2 एंगल्स के इक्वल है। अब बताइए, ठीक है, सिमिलरिटी हो गई। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ऐसे लिखते हैं। बताइए, सिमिलरिटी से आपको क्या फायदा है? अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हो ना तो इनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड है ना वो रेशियो में होती है। अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हो तो इनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड है वो रेशियो में होगी। AB, बताइए AB की करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? PQ। BC के करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? QR। BC के करेस्पॉन्डिंग साइड QR और AC की करेस्पॉन्डिंग साइड PR होगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि AB की करेस्पॉन्डिंग साइड PQ क्यों हो गई? ये हम आपको सिमिलरिटी वाले चैप्टर में फिर अच्छी तरह से समझाएंगे। अगला चैप्टर आपको सिमिलरिटी ही पढ़ाने वाले हैं, यही ट्राइंगल पढ़ाएंगे आपको, बड़ा चैप्टर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्या करेंगे, फिर से देखिए, यदि आपको 2 ट्राइंगल सिमिलर, कैसे मानोगे आप? इन 2 ट्राइंगल को सिमिलर, इसके कोई भी 2 एंगल इसके भी 2 एंगल के इक्वल होना चाहिए। इसके 2 एंगल्स इसके 2 एंगल्स के इक्वल होना चाहिए, सिमिलर मान लेंगे। सिमिलर होने से क्या फायदा है? यदि 2 ट्राइंगल सिमिलर हो ना तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड है ना रेशियो में होती हैं।
ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल होगी अपॉन ए सी अपॉन पी आर। दो ट्राइंगल यदि सिमिलर हो तो ये होता है, ठीक है ना। अब आप आइए, इस फॉर्मूले को हमने कल आपसे वादा किया था कि हम अगले उसमें बता देंगे। अब देखिए, आप सिमिलरिटी आपने सीख ली, करस्पॉन्डिंग साइड सीख ली है। अब आप यहाँ आइए, आपने एक ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन है। अब आप क्या करेंगे, आपने एक पॉइंट ए x1 y1 है, बी x2 y2 है और एक P है जो इसको इंटरनली m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। P है, P ए बी सेगमेंट को m/n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो आपको P के वर्टेक्स, हमने कल बोला था ये फॉर्मूला होता है। आपको बोर्ड लेवल पे फॉर्मूले प्रूफ करने के लिए नहीं आते, लेकिन आप सिमिलरिटी अगर आपने पढ़ी होती ना तो आप इसको सिमिलरिटी से भी आप कर सकते थे। बोर्ड लेवल पे नहीं आता, लेकिन हमें सीखना चाहिए कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं। समझ में आए ना। देखिए कैसे आप यहां से, अच्छा एक चीज और देखिए, हमने आपको बोला था कि ये कोई पॉइंट 2,3 है, तो यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तो ये डिस्टेंस कितनी कहलाएगी, ये 2 कहलाएगी ना, और ये कितनी कहलाएगी, ये 3 कहलाएगी। याद है ना वही चीज। अब आ जाइए, आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, बताइए ये डिस्टेंस क्या होगी, x1, ये डिस्टेंस क्या होगी, y1 होगी कि नहीं होगी। आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये x1 होगी, ये y1 होगी। आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, बताइए ये डिस्टेंस कितनी है, आप बताइए। ये डिस्टेंस होगी x, होगी ना, ये डिस्टेंस होगी आपकी x और ये डिस्टेंस होगी आपकी y। आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, MNS कर दिए, चलो ठीक है। इसको छोटा सा लिखे जरा, ये y है ना इतना सब, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, फिर वो ऐसा कर दीजिए, ये y है। चलिए, ज्यादा लाइनें दिख रही ना, बताइए ये डिस्टेंस कितनी है, x2 होगी ना, ये पॉइंट x2 y2 है कि नहीं है, तो ये डिस्टेंस होगी x2 और ये डिस्टेंस है आपकी y2। चलिए यहां को दूर को करे दे रहे, ये डिस्टेंस है आपकी y2। अब आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए इस पे, ये हो जाएगा आपका C। यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, यहां से ये आप मान लीजिए D, ऐसा मान लिया आपने, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। देखिए ये आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना, ये 90 का होगा। आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये 90 का होगा ना। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। ये देखिए, ये यदि कोई पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन को यदि कोई लाइन कट करे, समझ, तो ये एंगल, इसको दो, ये लाइन पैरेलल हैं और एक लाइन ने उनको कट कर दिया, तो इनको करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। ये आपस में बराबर होते हैं, 9th में आपने सीखा होगा। अगर मान लो दो पैरेलल लाइन है, इनको कोई लाइन कट करे तो इनको बोलते हैं वर्टिकली अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। अल्टरनेट एंगल को अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं जी, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। और
ये भी आपस में इक्वल होते हैं। हाँ, बस हमें कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है। आप देखिए ये लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं है, और ये भी आप परपेंडिकुलर, तो ये पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये इनको कट कर रही है, तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। देखिए ये पता है ना, ये एंगल इसके इक्वल है कि नहीं है। इस ट्राइंगल को देखिए, इसका ये एंगल इसके एंगल के इक्वल है कि नहीं। ये दो लाइन पैरेलल है। आप देखिए थोड़ा सा, आप इसको अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे ना, ये भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है कि नहीं है। ये और हमने यहां से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये लाइन पैरेलल हो गई। ये लाइन कैसे हो गई, पैरेलल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन्हें एकांतर कोण कहते हैं हिंदी में। एकांतर, अल्टरनेटिव मतलब एकांतर कोण। ध्यान नहीं आ रहा था, क्या बोला, एकांतर कोण कहलाते हैं। ठीक, और ये हमने आपको बता ही दिया करेस्पॉन्डिंग एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। अब आप आ जाइए, ये देखो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला एंगल हो, ये करेस्पॉन्डिंग है। अगर दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन कट करे, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। ये आपस में इक्वल होते हैं। देखिए ये पैरेलल लाइन है, तो ये इस ट्राइंगल में देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और आपने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये तो 90 का वैसे ही है, और यहाँ भी परपेंडिकुलर। देखिए आपने देखा होगा इस ट्राइंगल के दो एंगल इस ट्राइंगल के दो एंगल के इक्वल हैं। देखिए ये इसके इक्वल हो गया, दिख रहा, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो आपने देखा होगा कि ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए। आपने अभी ये संगत कोण समझ रहे हैं ना, संगत कोण, ठीक है, संगत कोण कहलाते हैं ये। संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं। अब आप क्या करेंगे कि आपने ये देखा कि ट्राइंगल, आप पहले ऐसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल PBD, एंड ट्राइंगल PBD, इन ट्राइंगल APC एंड PBD। बताइए एंगल, आप इसको एंगल 1 मान लीजिए और इसको एंगल 2 मान लीजिए। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कैसे है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कि नहीं है, या संगत कोण लिख देना। और एंगल ACP इक्वल टू एंगल PDV, एंगल PDV, ये राइट एंगल है। आपने देखा है कि दोनों समकोण हैं, ये राइट एंगल है। बताइए इसके दो एंगल, इस ट्राइंगल के ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। इसलिए ट्राइंगल APC सिमिलर ट्राइंगल PVD। आपने देखा ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। बताइए हमने कहा था दो ट्राइंगल सिमिलर होने से क्या फायदा है। हमने बोला था यदि दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में होगी। बताइए इसका हाइपोटेनियस, इसलिए जो पहले ट्राइंगल लिखा है पहले उसकी साइड पड़ी जाएगी। APC का हाइपोटेनियस M अपॉन इसका हाइपोटेनियस N। बताइए इसका बेस क्या है, AC। अच्छा ये थोड़ा सा और रुक जाइए। अच्छा देखना ये इतना ये कितना है x1, और ये इतनी कितनी है, ये x है। ये इतनी x1 है, देखिए ये x है x, और ये x1 है। बताइए तो ये कितनी होगी, ये होगी आपकी x माइनस x1। ये x माइनस x1 है तो ये भी x माइनस x1 होगी कि नहीं होगी। x कैपिटल है, यहाँ पे x कैपिटल लिया ना हमने, x कैपिटल लिया है। समझ में आया। देखिए फिर से देखिए ये कितना है आपका, ये x1 y1 है तो ये x1 होगी, और ये xy तो ये x होगी। ये x है, ये x1 है। इतनी कितनी है, ये कैपिटल X, और ये कितनी है x1। इसमें से आप ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो ये भी आ गया। सेम एज आप देखिए कि ये पूरी कितनी है y2, ये कितनी है y2 है, नहीं y2 नहीं, देखिए आप ये y, ये कैपिटल Y है, ये कितनी है कैपिटल Y है, और ये y1 है। देखिए ये y1 है तो ये भी तो आपकी y1 होगी ना,
y1। बताइए ये y है और ये इतनी y1 है, तो ये कितनी होगी? y माइनस y1 होगी, ठीक है ना? y माइनस y। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, ये देखिए ये x2 है, इतनी दूरी कितनी है? ये x2, और ये कितनी है? x। तो ये डिस्टेंस होगी, देखिए आप x2 माइनस x। देखिए फिर से, ये x2 है और ये x है, तो ये x2 माइनस x नहीं होगी, ये x2 माइनस x। तो ये भी आप देखिए, ये भी इतनी, ये भी डिस्टेंस आपकी x2 माइनस x होगी, x2 माइनस x। बहुत गुथ गया सवाल। अब देखिए ये y था, हमने कहा था ना ये y, तो आपका ये भी y होगा, याद है कि नहीं? आपका ये y था कि नहीं था? तो आपका ये भी y है, ये y2 है, ये y है, तो ये कितना होगा? ये इतना, ये y2 माइनस y होगा, कैपिटल Y। बस अब आप आ जाइए, हमने उसी आपसे कल बोला था कि ये अगले उसमें करवाएंगे कि पूरा टाइम आपका यही खा जाएगा, ठीक है? अब आ जाइए फिर से, बताइए ये सिमिलर हो गए थे ना? तो आपने कहा इसका हाइपोटेनियस बटे इसका हाइपोटेनियस, ठीक है? इसका बेस क्या है? x माइनस x1, चलिए, अपॉन इसका बेस क्या है? x2 माइनस x, ठीक है? चलिए, इसका परपेंडिकुलर क्या है? y माइनस y1, अपॉन इसका परपेंडिकुलर क्या है? y2 माइनस y। अब आप क्या करिए, अब आप क्या करिए, इन दो को सॉल्व करिए और कैपिटल X निकाल लीजिए। देखो फर्स्ट व थर्ड से यहां कर दे रहे, फर्स्ट व सेकंड से, देखिए फर्स्ट व सेकंड से करें, m अपॉन n इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए। देखिए mx2 माइनस mx इक्वल टू nx माइनस nx1, ठीक है? अब आप क्या करिए, कैपिटल X वाली टर्म एक तरफ ले जाइए और ये स्मॉल x1 x2 एक तरफ लाइए, mx2 एज इट इज रहेगा, ये इस तरफ आगे प्लस nx1 हो जाएगा प्लस, और ये इस तरफ लाइए, ये प्लस का mx हो जाएगा और ये प्लस का nx है। आप mx2 प्लस nx1 x कॉमन ले लीजिए, m प्लस n आएगा, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n आ जाएगा। अब आप फर्स्ट व थर्ड को लीजिए, इसी प्रकार सॉल्व करना, तो आप y निकाल लेंगे। ये प्रूफ हो जाएगा कि यदि कोई एक पॉइंट ए भी एक लाइन सेगमेंट है, इसका ए के वर्टेक्स x1 y1 है, v के पॉइंट x2 y2 है, इस पे एक पॉइंट p है जो इसको इंटरनली m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट p के वर्टेक्स p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आपको p के निर्देशांक यदि फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। ये आपको हमने सॉल्व कर दिया। आप इन दो को सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर लोगे ना? देखिए एक और यहाँ जगह है, हम करे दे रहे हैं, फर्स्ट व थर्ड से क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, m/2 माइनस m/, इक्वल टू ny माइनस ny1 स्मॉल है ये, आप इसको इस तरफ लाइए, y कॉमन ले लेंगे, m प्लस n बचेगा, ये इसको लाएंगे इस तरफ, m/2 प्लस ny1 आ जाएगा, डिवाइड कर देना, ये प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे महत्वपूर्ण है सिमिलर करना। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल क्यों है? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये इक्वल टू ये क्यों है? 90 के हैं। आपने देखा यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये x1 ये y1, आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये x ये y देखो यहां लिख दिया था हमने, आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये x2 देखिए, ये y2 ये लिखा है देखो। अब आपने देखा ये y1 तो ये भी y1 होगा, और ये पूरा है y था ना, ये y, ये पूरा y है, इतना y1 है तो y माइनस y1 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये है y, इतना है y, और देखिए ये y2,
ये इतना y2 है, ये y है, तो ये y2 माइनस y हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपने देख लिया होगा। उतार लीजिए, आप इसको कई बार करके देखें जिससे आपको ये फॉर्मूला प्रूफ करना आ जाए। फॉर्मूला प्रूफ करना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, उतार लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट joining 1, -2 and -3, 4. Find the coordinates of point which trisect the line segment joining 1, -2 and 3, 4. आप क्या करना, क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट, हमें इसको आपने ए मान लिया, इसको मान लेंगे आप बी। तो क्वेश्चन ये है, ए और बी लाइन सेगमेंट को, ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये है ए, ये आपका बी, ये ए है आपका 1, -2 और बी है -3, 4। ए और बी लाइन सेगमेंट को, ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने वाले, ट्राइसेक्ट समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। तो आप क्या करना, ये आप एक ऐसे ट्राइसेक्ट समत्रिभाजित, देखिए पी और क्यू, ये वाला भाग, ये वाला और ये वाला, तीनों पार्ट इक्वल है, ट्राइसेक्ट। देखिए पी और क्यू पॉइंट ने, पी और क्यू पॉइंट ने, पी और क्यू पॉइंट ने ए बी सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर दिया। ट्राइसेक्ट कर दिया मतलब समान तीन भागों में, समान तीन भागों में बांट दिया, ट्राइसेक्ट कर दिया। तो उसने कहा कि पी और क्यू के पॉइंट फाइंड कीजिए। क्वेश्चन सरल है, बस केवल समझने भर की देरी है। क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइन ए एंड बी। ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को पी और क्यू, देखिए पी और क्यू क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। देखिए समान तीन भागों में बांट रहे हैं। हमने क्या किया, हमने मान लिया कि लेट ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। ये वाला भाग, ये और ये आपस में इक्वल है, चूंकि ये इक्वल है। हमने मान लिया कि ये लैम्डा है। लो जी, हमने मान लिया, हमने क्या मान लिया कि ये लैम्डा है, ये लैम्डा है, ये लैम्डा है। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि ये लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, ये लैम्डा है। समझ में आया? बताइए, जब हमने इनको लैम्डा लैम्डा मान लिया तो ए पी भी लैम्डा है, पी क्यू भी लैम्डा है और बी क्यू भी लैम्डा है। अब हम ए पी लैम्डा है और जब हम पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने जाएंगे, जब हम पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने जाएंगे तो पी भी कितना होगा बताइए? पी भी होगा लैम्डा प्लस लैम्डा, पी भी होगा लैम्डा प्लस लैम्डा इक्वल टू 2 लैम्डा। हम पी के वर्टेक्स फाइंड करने जा रहे हैं फॉर वर्टेक्स फॉर पॉइंट पी के वर्टेक्स फाइंड करने जा रहे हैं। तो हमने मान लिया कि ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, तो ए पी लैम्डा है और पी भी कितना होगा? 2 लैम्डा होगा। अब बताइए, ए पी अपॉन पी बी क्या होगा? लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा, यानी 1/2 होगा। इसका मतलब है ए पी इज टू पी बी इक्वल टू 1:2। आपने देखा
AP और PB में आप इसको हटा दीजिए। फॉर पॉइंट P बिंदु के लिए हमने, इससे आपको पता चल रहा कि जो P है, इससे आपको क्या पता चल रहा कि P है वो AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। इससे क्या आपको पता चल गया कि P डिवाइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ, क्या लिख देंगे, सो P डिवाइड इंटरनली P divides internally one is to 2 in ratio P divides AB internally in ratio 1:2। हमने क्या मान लिया, इससे आपने देखा कि PAB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। P डिवाइड्स AB इंटरनली इन रेशियो 1:2। आपको क्या क्या मिल गया, आप लेट PX, हमने मान लिया लेट PX, Y, क्या मान लिया हमने कि PX, Y है, PX, Y है, ये हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि अब यह पता चल गया कि PAB को इंटरनली 1:2 के रेशियो में बांटता है। सबसे पहले उसने कहा था कि AB को ट्राइसेक्ट करने वाले फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतने एंड इतने। हमने इसको A मान लिया, इसको B मान लिया और P और Q लिया हमने। ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, P और Q लाइन सेगमेंट AB को ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो हमने मान लिया कि माना ये लैम्डा है, ये लैम्डा है, ये लैम्डा है। तो फॉर पॉइंट P के लिए देखिए AP कितना है, AP है लैम्डा, और PB कितना है, PB है 2 लैम्डा। AP अपॉन PB क्या है, 1/2। इससे क्या आपको AP अपॉन PB, AP और PB का रेशियो 1:2 है। इससे पता चल गया कि PAB को इंटरनली 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। लेट P को हमने मान लिया X, Y। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका X1/1 और ये हो जाएगा X2/2। M हो जाएगा आपका 1 और N हो जाएगा आपका 2। M 1:2 आया ना, 1:2 आया था, इसको हटा देंगे। M और N, AP अनुपात PB कितना दिया, AP है 1 और PB है, AP है 1 और PB है, ये आपने मान लिया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या, AP और PB का 1:2 के रेशियो में आ गया, यानी आपको M मिल गया, N मिल गया, X1/1 X2/2। फॉर्मूला लगा देंगे X = mx2 + nx1 अपॉन m + n, Y = my2 + ny1 अपॉन m + n। ये फॉर्मूला लगा दीजिए और P के एब्सिसा और ऑर्डिनेट फाइंड कर लीजिए। एब्सिसा m कितना है, m है 1, x2 है -3 प्लस n है 2, x1 है 1 अपॉन m + n 1 + 2। ये हो जाएगा -3 + 2 -1 अपॉन 3, और y m/2, m है 1, y2 है 4 प्लस n है 2, y1 है -2 अपॉन m + n, m + n 1 + 2 है, तो +4 और -4, देखिए +4 हो गया और ये -4 तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार से जो P के कोऑर्डिनेट हैं वो हो जाएंगे -1/3, 0। उसने तो कहा था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतने एंड इतने। इस पॉइंट को
ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताना था आपको। ठीक है, तो P और Q हमने मान लिया था, P और Q AB को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। P और Q AB को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, अर्थात ये और ये इक्वल था। हमने मान लिया कि ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा। बताइए तो AP कितना है? लैम्डा। P पॉइंट के लिए देखा AP कितना है? लैम्डा। और PB कितना है? 2 लैम्डा। तो AP अपॉन PB क्या होगा? ये आ गया, यानी AP और PB में 1:2 का रेशियो है, यानी M हो गया 1, N हो गया 2, x1/1 जो है, x2/2 जो है। आप फॉर्मूला लगा दीजिए, आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे? इतना कर लेंगे ना, आप पहले इतना उतार लीजिए। देखिए, अब Q पॉइंट के लिए आ जाइए आप। बताइए Q पॉइंट के लिए AQ कितना है? AQ 2 लैम्डा है कि नहीं? AQ 2 लैम्डा है कि नहीं? और BQ कितना है? BQ आपका लैम्डा है। तो AQ अपॉन BQ क्या आएगा? AQ अपॉन BQ आएगा 2/1, यानी AQ इस टू BQ इक्वल टू 2:1, यानी M आपका 2 हो जाएगा और N इक्वल टू 1 हो जाएगा। आप इसको Q के वर्टेक्स x' y' मान लीजिए। अब आप ये क्वेश्चन अपने आप करना, कैसे करोगे? M x2 प्लस N x1 अपॉन M प्लस N कर लोगे ना ये क्वेश्चन आप। अब इसके बाद अपने आप निकाल लेना। इसको भी आप घर से करके लाइए, उतार लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और, अभी पिछला क्वेश्चन आपने पढ़ा था कि AB सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट P और Q के कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए, पढ़ा था आपने। P और Q, तो आपने P के निर्देशांक निकाले तो M1 हो गया था और N 2 हो गया था। और जब आप Q के वर्टिसेस निकालने गए, Q के कोऑर्डिनेट निकालने गए तो M2 हो जाएगा और N1, जो कि आपको करना था। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट A डिवाइड द लाइन सेगमेंट A 3,5 एंड B। उसने कहा A और B लाइन सेगमेंट को ये C पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा? इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट A डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स A एंड B। A और B को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को ये C पॉइंट है, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा? हमने मान लिया लेट द पॉइंट C डिवाइड AB इन रेशियो M:N। हमने मान लिया कि ये पॉइंट C है, AB को M:N के रेशियो में डिवाइड कर रहा। हमें M:N की वैल्यू फाइंड करना है। इन व्हाट रेशियो फाइंड करना है। तो हमने बोला था हम आपको, या तो ये है x, ये है y, ये आपको x1/1 है और ये x2/2 है। ये आपका x है, x1 ये y1, ये x2/2 ये xy। अब आप चाहे x का फॉर्मूला लगा दीजिए, चाहे y का फॉर्मूला लगा दीजिए। जैसे हमें रेशियो M:N फाइंड करना ना, तो यहां पे हमें बहुत छूट दी जा रही है। हमें x भी दिया और y भी दिया। हम चाहे तो x का फॉर्मूला लगा दें, हम चाहे y का फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, हम आपको दोनों फॉर्मूले लगा के दिखा रहे हैं। देखिए x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। बताइए x कितना है? 3/5। m कितना है? निकालना है। x2 कितना है? -3 प्लस n कितना है? n, और x1 है 3 अपॉन m प्लस n। ये पॉइंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा? हमने मान लिया M:N के रेशियो में डिवाइड कर रहा। या तो आप x का फॉर्मूला लगा दीजिए या y का। देखिए हमने x का लगा दिया, इसी से आ जाएगा। देखिए 3m प्लस 3n क्रॉस मल्टीप्लिकेट इक्वल टू, ये हो जाएगा -15m प्लस 15n, ये हो जाएगा 18m, ये हो जाएगा आपका 18m और ये हो जाएगा 12n। अब आप m अपॉन n, m के नीचे n लाइए और 12 के नीचे 18 ले जाइए। ठीक है, 18 आप 6 2 दा 6 3 दा, इससे आपको मिला M:N
2:3 ये आ गया, m अनुपात n आ गया। लो m और n का रेशियो 2:3 है। लो क्वेश्चन आ गया, बताइए ये पॉइंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा। तो हमने कहा था चाहे ए का फॉर्मूला, चाहे एक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, चाहे वाई, क्योंकि आपको एक्स भी दिया और वाई भी दिया, x1y1 x2y2 भी दिया था। हमने अकेले एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, उत्तर आ गया। यदि आप वाई का भी लगाते तो यही आंसर यही आ रहा। अगर आप वाई का भी लगाएंगे ना तो यही आएगा। देखिए हम करके दिखाएं, आपको करना नहीं है, हम आपको दिखा रहे हैं। यदि आप एक्स का लगा दें या वाई का लगा दें, आपके पास दोनों ऑप्शन खुले हैं, एक्स का भी लगा सकते हैं और वाई का भी लगा सकते हैं। हमने देखिए अगर वाई का लगा देते तो y = my2 + ny1 अपॉन m + n। बताइए y है 11/5, m y2 कितना है, y2 है -2 + n, y1 है 5 अपॉन m + n, ये हो गया m + n। अब क्या करेंगे आप, 11m + 11n = -10n -10m + 25n। ठीक है, अब ये आपका सम हो जाएगा तो 21m हो जाएगा, सम हो जाएंगे, माइनस के इस तरह प्लस हो जाएंगे और ये इस तरफ जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, 14n बचेगा। ये 11n इस तरफ जाके सब्सट्रैक्ट हो गए, 7 3 7 2 m अपॉन n 2/3 आया। इसके बाद m/n 2:3 आया। समझ में आया। उसने पूछा था कि इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को ये किस रेशियो में बांट रहा। तो आपके पास विकल्प थे, एक्स का फॉर्मूला लगा दो या वाई का। आपको ये हमने एक्स का लगाया और वाई का, हमने दोनों लगा के आपको दिखाए हैं। यदि आप एक्स का लगाते हैं तो भी वही आएगा आंसर, और वाई का लगाएंगे तो भी वही आएगा। इसको भी उतार लीजिए आप, बंद कर दो। In what ratio does the x-axis divide the line segment joining point ये and ये। उसने कहा इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इसको हमने मान लिया P एंड इसको मान लिया Q। जो PQ लाइन सेगमेंट को P एंड Q को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये आपका P, ये उसे मान लिया हमने P, से मान लिया Q। उसने कहा P और Q को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस किस रेशियो में बांट रहा। आप इसको R मान लीजिए। अभी आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था ना, आपने ये पढ़ा था कि इन दो पॉइंट को ज्वाइन, इसके पहले पढ़ा था हमने, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को ये C किस रेशियो में बांट रहा बोला था। तो हमने कहा था कि आप इसे x1y1 मान लीजिए, इसे x2y2 मान लीजिए और इसे x मान लीजिए, इसे y मान लीजिए। अब हमने कहा था या तो x का फॉर्मूला लगा दो या y का फॉर्मूला लगा दीजिए। कहा था कि नहीं कहा था। या तो आप x का फॉर्मूला लगा दीजिए, m/n निकाल लीजिए, या आप y का फॉर्मूला लगा दीजिए, m/n निकाल लीजिए। अब आप यहाँ पे आ जाइए। उसने कहा P और Q को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को x एक्सिस किस रेशियो में बांट रहा। पता है आपको, ये पता है ना कि x एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करता है ना, वो किस फॉर्म में होता है पता है, x, 0 की फॉर्म में होता है। आपको पता है x तो वेरिएबल है, x चेंज हो सकता, इसका f के साथ चेंज हो सकता, लेकिन ऑर्डिनेट कंफर्म है। ऑर्डिनेट सबको पता, ऑर्डिनेट 0 ही होगा। जो भी पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा, जो भी पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा, उसका ऑर्डिनेट 0 होगा, कंफर्म है f के साथ। तो यहां पे हमें मजबूरी है कि यहां पे हमें y का फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। ये है आपका P पॉइंट हो गया x1y1, ये हो गया आपका x2y2, ये हो गया xy। यहां पे माना ये m/n के रेशियो में बांट रहा। आप मान लेना कि माना इतने P एंड Q को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को x एक्सिस
m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। ये आप मान लेना कि लेट m और n p और q को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को ये x एक्सिस पॉइंट r पर m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा। आपको पता है हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी पॉइंट ऑन x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है वो इस फॉर्म में होता है। अभी आपको x और y दोनों ज्ञात थे तो आपसे हम क्या बोले थे, x का फॉर्मूला x और y दोनों कन्फर्म थे, यहाँ पे थे कहीं थे तो हम बोले थे, बोलो चाहे x का लगा दो चाहे y का लगा दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने बोला x तो वेरिएबल है, x चेंज हो सकता, लेकिन y कभी चेंज नहीं होगा, y कन्फर्म है, इसलिए आप y का ही फॉर्मूला लगा सकते। हमने मान लिया कि माना p और q को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को ये x एक्सिस पॉइंट r पर m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा। ठीक है, तो आप y का ही फॉर्मूला लगाना। समझ में आई क्यों? ये थोड़ा x तो वेरिएबल जाना, x कितना होगा, हो सकता 2 हो सकता 3 हो, 5 हो, 7 हो, लेकिन ये कन्फर्म है कि ये उसके ऑर्डिनेट है वो 0 है, इसलिए आप केवल ऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाएंगे my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। समझ में आया? क्या करेंगे, y इक्वल टू 0, m y2 कितना है, देखिए y2 है आपका ये x1 y1, p पॉइंट पहले दिया था तो ये x1 y1, ये x2 y2, y2 है आपका 6 प्लस n y1 है आपका -3 अपॉन m प्लस n। देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दिए, 6m आएगा ये, और ये माइनस का 3n आएगा, और ये 0 होगा, हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप इसको इस तरह हो जाए 6m इक्वल टू 3n, 3 बंदा 3 3 2 6 हो जाएगा, 2m इक्वल टू n आ गया, m अपॉन n, ये 1 के नीचे 2 चला जाएगा और m के नीचे n आ जाएगा, 1 अपॉन 2, m/n इक्वल टू 1:2। आपका ये आंसर आ जाएगा। 1:2 के रेशियो में ये x एक्सिस p और q को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा। क्वेश्चन है इन व्हाट रेशियो डज द x, बताइए अगर ये क्वेश्चन पूछा होता कि ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आप बोलते m/n के रेशियो में x आपको आजादी थी, आप चाहें तो x का लगा दें, आप चाहें तो y का लगा दें, क्योंकि आपको x और y दोनों कन्फर्म दिए थे। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा, तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे कि m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा, और आप कहेंगे कि r पे, पॉइंट r पे, तो कोई एनी पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस, एनी पॉइंट we know any point that lie on x axis is in the form of x, 0। कोई भी पॉइंट है जो कि x एक्सिस पर लाई करता वो इस फॉर्म में होता है, we know, हम जानते हैं। यानी ये तो वेरिएबल है, ये तो चेंज हो सकता है, लेकिन ये y तो 100% पता है आपको कि ऑर्डिनेट 0 है, इसलिए आपको यहाँ पे y का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको आज़ादी है। अगर मान लो यही क्वेश्चन आता, ऐसा कोई क्वेश्चन दे देता वो कि बताइए कि एक पॉइंट है 2, -3 और एक पॉइंट है -2, चलो -3, 5 कर दीजिए, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को y एक्सिस किस रेशियो में बांट रहा, तो आप क्या कहेंगे कि जो y एक्सिस होता है, आपने पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो आपका इस तरफ m होगा, a की तरफ आपका m होगा और b की साइड आपका n होगा। ये इस बात पर गौर करिए। आपको क्या पूछा उसने कि a ये है और v ये है, इनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा, तो आप क्या क्या लिखेंगे कि जो y एक्सिस पर कोई पॉइंट लाई करता है वो इस फॉर्म में होता है, हम जानते हैं, वी नो दैट। यानी आपको y तो वेरिएबल है, ये है ना, ये आपको पता है कि ये y एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है
उसका एक्स के साथ 100% जीरो होता है। तो इस कंडीशन में आप काय का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है, ये आप उतार लीजिए, फिर आगे देखें। देखिए ये क्वेश्चन था, हमने आपको बताया कि इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को वाई एक्सेस, पहला पॉइंट हमने ये बोला, दूसरा ये बोला, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये आप मानेंगे इसे सी, ये है सी। वाई एक्सेस पे जो पॉइंट है वो आपने सी मान लिया, और आप जानते हैं कि कोई पॉइंट हो, एनी पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सेस इज इन द फॉर्म ऑफ 0, वाई। 0, वाई की फॉर्म में होता है, ये आपको पता है। वाई वेरिएबल है, ये आपको पता है, वाई वेरिएबल है, लेकिन 0 कन्फर्म है, इसलिए आप एक्स का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा ना? ये इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन घर से करेंगे। इस प्रकार ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 6 यहीं पे समाप्त हो जाता है। लास्ट में कुछ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखें, और ये कल इसका अगला पार्ट आगे बताया जाएगा। धन्यवाद।